हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अबाउट द डाइट्स दैट आर यूज इन द डिजीज कंडीशन। जितनी भी डिजीज कंडीशन होती है, इन सभी डिजीज कंडीशन में जो हमारी बॉडी है उसके लिए जो हमारी कंडीशन है उसके लिए कौन सी डाइट सुटेबल होती है, हमें कौन सी डाइट देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। जो भी डिजीज कंडीशन होती है उसमें आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स है, केमिकल्स है, या फिर जितने भी हमारे जो भी अदर अमाइनो एसिड्स है, मिनरल्स है, इन सबका बैलेंस जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो डिजीज कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डाइट डिसाइड की गई है। कुछ डिजीज कंडीशन ऐसी होती है जो पोटेशियम लेवल ज्यादा होने के कारण या फिर कैल्शियम लेवल ज्यादा होने के कारण हो जाती है। कुछ ऐसी होती है जिनमें जो पोटेशियम लेवल होता है वो कम हो जाता है। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए एक स्पेसिफिक डाइट बनाई गई है फॉर द स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि जो डिजीज कंडीशन है उनमें हम कौन सी डाइट यूज में लेते हैं। मैं आपको जो स्पेसिफिक डिजीज कंडीशन है जो एग्जाम में पूछा जाता है उनके बारे में बताऊंगा और उनके अंदर कौन सी डाइट हम यूज में लेते हैं इसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट वन इज द हाइपरटेंशन। एज यू ऑल नो, जो ब्लड प्रेशर होता है यदि वो उसका जो नॉर्मल लेवल होता है उससे ज्यादा हो जाता है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड द हाइपरटेंशन। ये आपने सबको पढ़ा होगा। तो जो हाइपरटेंशन है इसके अंदर हम जो सोडियम होता है इसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सोडियम हम नहीं लेते हैं या फिर एकदम कम कर देते हैं, बिकॉज जो सोडियम होता है ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। जब हमें पता चल गया कि सोडियम यानी जो नमक होता है, आपने सुना भी होगा कि जो बीपी वाले पेशेंट होते हैं हम बोलते हैं कि आप नमक कम खाइए, तो इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो सोडियम होता है ये जो ब्लड प्रेशर उसे इंक्रीज करता है। हम इसकी ज्यादा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इतना समझना है कि जो सोडियम है ये ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, तो यदि हम इसे कम कर देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जो पोटेशियम है उसका लेवल हम बढ़ाते हैं, पोटेशियम डाइट ज्यादा देते हैं। इसके बाद में आता है कैल्शियम। कैल्शियम भी हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। प्रोटीन हो गया एंड फाइबर्स, दीज ऑल आर एडवाइस टू पेशेंट दैट इज सफरिंग फ्रॉम द हाइपरटेंशन। उस पेशेंट के अंदर हम जो सफर कर रहा है फ्रॉम द हाइपरटेंशन उसे एडवाइस करते हैं कि जो उसके डाइट है उसमें पोटेशियम इंक्रीज हो, जो कैल्शियम है वो इंक्रीज हो, प्रोटीन एंड फाइबर की सभी इंक्रीज होने चाहिए। नेक्स्ट वन इज द CAD। आपने खूब सुना होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है जिसके अंदर जो हमारी आर्टरीज होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उनके अंदर जो फैट है उसका डिपोजिशन हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है। आपने कंडीशन सुनी होगी एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो इसी के अंदर आता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भी हमें जो सोडियम है उसे रेस्ट्रिक्ट कर देना है, उसे एकदम बिल्कुल बंद कर देना है और फैट बंद कर देना है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आर्टरीज होती है उनके अंदर जो फैट होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इनका डिपोजिशन हो जाता है। सपोज दिस इज एन आर्टरी और यहाँ पे जो है यदि जो पेशेंट है यदि हाई फैट वगैरह लेगा, कोलेस्ट्रॉल लेगा, तो यहाँ पे उसके अंदर डिपोजिशन हो जाएगा। जब डिपोजिशन हो जाएगा इसके अंदर तो जो आर्टरी है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर यदि ये नेक्रोसिस हो जाएगा तो जो ब्लड है उसका फ्लो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम जो फैट है और जो कोलेस्ट्रॉल है यदि हम इसे कम कर देंगे तो इस सभी का जो है यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होगा और इस आर्टरी में जो ब्लड है आराम से फ्लो करेगा। तो हम जो फैट है और जो कोलेस्ट्रॉल डाइट है उसे भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लेकिन हम इंक्रीज करते हैं क्या, फाइबर। जो फाइबर्स होते हैं हम इन्हें इंक्रीज करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है ये इतना नुकसानदायक नहीं होता है, ये हमारे लिए जो फैट है इसके मुकाबले बहुत कम जो है हार्मफुल होता है और बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम ओमेगा 3 फैटी एसिड हम पेशेंट को एडवाइज करते हैं इन द डाइट in the patient that is suffering from the coronary artery disease. Next one is the heart failure. जो heart failure है बेटा इसके अंदर भी हम जो सोडियम है इसे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। जो सोडियम रिच डाइट होती है वो नहीं दी जाती है इन द पेशेंट विच इज सफरिंग फ्रॉम द हार्ट फेलियर। नेक्स्ट वन इज द MI आपने खूब सुना होगा, खूब पढ़ा होगा, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। जो मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है इसके अंदर भी जो सोडियम होता है इसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, सेम एज CAD, और इंक्रीज कर दिया जाता है क्या, जो फाइबर्स होते हैं एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं इन्हें हम पेशेंट की डाइट के अंदर इंक्रीज कर देते हैं। तो ये था अबाउट दी MI, जिसमें भी जो डाइट है सेम एज CAD की तरह फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज द ARF एंड CRF।
अक्यूट रीनल फेल्योर एंड क्रोनिक रीनल फेल्योर। तो जो अक्यूट रीनल फेल्योर है या बेटा क्रोनिक रीनल फेल्योर है, ये रीनल डिजीज के अंदर आते हैं। इसमें आपको पता है जो प्रोटीन होता है इसे हम कम कर देते हैं, इसे हम लिमिट कर देते हैं। पेशेंट की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम उसे प्रोटीन देते हैं, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग उसे प्रोटीन दिया जाता है, इसे बहुत लिमिट कर दिया जाता है। इसके साथ में सोडियम और जो पोटेशियम है इसे भी लिमिट कर देते हैं, क्योंकि इनका जो जब हम पैथोफिजियोलॉजी के अंदर बात करते हैं, इसकी फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो एक्सक्रीशन नहीं हो पाता है और बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे, इसलिए इन्हें भी हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। फॉस्फेट वगैरह इन्हें भी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और फ्लूइड स्पेशली, क्योंकि इसके अंदर जो है जो एक्सक्रीशन होता है यूरिन का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, जो फ्लूइड है वो प्रॉपरली जो एक्सक्रीट आउट वो नहीं हो पाता है। जब फ्लूइड बॉडी के अंदर पहले से ही ज्यादा है और हम फिर और फ्लूइड देंगे तो वो अलग कंडीशन अराइज कर देगा, एडिमा कर देगा, इसलिए हम फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्ट करते हैं इन द ARF एक्यूट रीनल फेलियर एंड CRF क्रोनिक रीनल फेलियर। नेक्स्ट वन इज द डायलिसिस। आपने डायलिसिस के बारे में खूब सुना होगा। इसमें जो ब्लड होता है उसकी आर्टिफिशियल एक मशीन के थ्रू या फिर जो पेरिटोनियल डायलिसिस होता है उसमें जो हमारी पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन होती है वो जो डायलाइजर है उसकी तरह काम करती है, मशीन की तरह काम करती है। तो जो डायलिसिस की प्रोसेस है इसके अंदर हम पेशेंट को देते हैं हाई प्रोटीन डाइट। याद रखना ARF एंड CRF में हमने डाइट जो थी उसे में प्रोटीन को लिमिट कर दिया था, सीमित कर दिया था, बट इन द डायलिसिस हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि यू शुड टेक हाई प्रोटीन डाइट और लिमिट द सोडियम एंड पोटेशियम। जो भी सोडियम है जो पोटेशियम है इसे आपको लिमिट कर लेना है। नेक्स्ट वन इज द IBD इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। जो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज होती है बेटा, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ और इंटेस्टाइन। इसके अंदर हम फाइबर को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें पहले ही उसके अंदर अल्सर का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इंटेस्टाइन है उसमें यदि पहले से ही अल्सर बन रखे हैं, और आप फाइबर का मतलब समझिए, जो फाइबर होते हैं वो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर उसकी साफ सफाई करने का काम करते हैं। जैसे हम घर पे जो भी वाइप वगैरह करते हैं, जो क्लीनिंग करते हैं, उसी तरह ये करते हैं। जब पहले से ही वहां पे ब्लीडिंग हो रही है, अल्सर का फॉर्मेशन हो रखा है, फिर यदि ये फाइबर जाके वहां पे अपना जो काम करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, तो ब्लीडिंग बढ़ेगी। इसलिए हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि जो फाइबर है उन्हें कम कर दे और इंक्रीज करे क्या, प्रोटीन। अपनी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन इंक्रीज करें, ताकि जो सेल जो भी है जो डिस्ट्रॉय हुई है वो रिपेयर हो सके। और कैलोरीज इन द डाइट, जो भी कैलोरीज है उससे भी अपनी डाइट के अंदर इंक्रीज करें। तो जो पेशेंट उसे हम एडवाइस करेंगे कि फाइबर डाइट उसे लिमिट कर देना है और हाई प्रोटीन और कैलोरी डाइट आपको लेनी है इन केस ऑफ IBD। नेक्स्ट वन इज द लीवर डिजीज। लीवर डिजीज से आपको याद आता होगा कि जो लीवर की डिजीज है आपने खूब सुना होगा, उसमें एल्कोहल के कारण होती है। तो एल्कोहल को आपको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर देना है, पेशेंट को मना कर देना है कि एल्कोहल आपको यूज में नहीं लेना है। कैफीन हो गया वो भी आपको यूज में नहीं लेना है, क्योंकि आपने सुना होगा जो लीवर डिजीज होती है लाइक लीवर सिरोसिस वगैरह हो गया, इसके अंदर हम जो एल्कोहल है इसे बड़ा फैक्टर मानते हैं। जब हम जो रिस्क फैक्टर है उसे ही खत्म कर देंगे, नो एल्कोहल, तो जो डिजीज है वो डेवलप नहीं होगी। और प्रोटीन है, हाई कैलोरी जो डाइट है उसके अंदर प्रोटीन लेना है, हाई कैलोरी प्रोटीन आपको लिमिट करना है और हाई कैलोरी जो कैलोरीज है वो ज्यादा लेनी है। इसके साथ में जो थायमीन होती है, जो विटामिन होती है, इसके सप्लीमेंटेशन लेने हैं, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर के थ्रू होता है। लेकिन लीवर डिजीज के अंदर इसका पूरा जो एडिक्वेट जो रिक्वायर्ड अमाउंट है वो जो बॉडी जो लीवर है वो नहीं बना पाता, इसलिए थायमीन के सप्लीमेंटेशन की जरूरत भी पड़ती है इन केस ऑफ द लीवर डिजीज। तो ये थी कुछ स्पेसिफिक डिजीज जिनके अंदर हमें कौन सी डाइट लेनी चाहिए।